हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। हम डिस्कस कर रहे थे पीवाईक्यू क्वेश्चंस फॉर टीजीटी नेचुरल साइंस और इस पीवाईक्यू की सीरीज़ में हम केमिस्ट्री के पोर्शन को कवर करते हैं। तो हमने 2021 में टीजीटी नेचुरल साइंस के जो पेपर हुए थे उनके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब हम 2018 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और 2018 में भी दो पेपर हुए थे मेल शिफ्ट के लिए। तो एक जो पेपर था मेल शिफ्ट का वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सेकेंड पेपर के सेकेंड पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो सेकेंड पेपर है मेल शिफ्ट का, इसके हाफ क्वेश्चंस को हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 में बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद 2018 में जो भी फीमेल शिफ्ट के लिए एग्ज़ाम हुए थे उनके क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, क्या दिया हुआ है। देखो ये पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया है। क्या गिवन है देखो आपको, वाटर इज़ मोस्टली ट्रीटेड विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ वाटर को ट्रीट क्यों किया जाता है, वाटर के साथ हम क्लोरीन को क्यों ट्रीट करते हैं। ऑप्शंस देखो आपको क्या क्या गिवन है। टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टू इंक्रीज BOD, सी टू डिक्रीज COD, ऑप्शन डी है टू इंक्रीज DO। तो देखो ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। वाटर को जब हम ट्रीट करते हैं क्लोरीन के साथ, उसका रीज़न क्या होता है कि वाटर में जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट्स होते हैं उनको किल करने के पर्पज़ से हम क्लोरीन को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द सोपलेस सोप अमंग द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन गिवन है और इसमें से सोपलेस सोप को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि सोपलेस सोप होती क्या है। तो सोपलेस सोप क्या होती है अभी, ये क्या होते हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं अभी, सोपलेस सोप बोलते हैं। और ये आपको 12th क्लास की केमिस्ट्री की बुक में मिलेगा। अब ये नई जो NCERT है वहाँ पर भी नहीं है, ओल्ड NCERT जो पुरानी NCERT थी वहाँ पर आपको ये मिलेगा। तो देखो क्या है ऑप्शंस आपको यहाँ पर क्या क्या गिवन है। मेडिकल सोप, तो मेडिकल सोप में क्या होता है अभी, एंटीसेप्टिक सब्सटेंसेस को ऐड किया जाता है जिसकी वजह से उन सोप्स को हम क्या बोलते हैं, मेडिकल सोप बोलते हैं। तो ये तो सोप ही होती है। दिस इज़ नॉट अ सिंथेटिक डिटर्जेंट। नेक्स्ट है टॉयलेट सोप। तो जो टॉयलेट सोप्स होती हैं वो क्या होते हैं, उनमें बेटर ग्रेड्स के यानी कि बेटर क्वालिटी के ऑयल्स और फैट्स का यूज़ किया जाता है। वहाँ से एक्सेस अल्कली जो भी रहती है उसको रिमूव कर देते हैं। और जो टॉयलेट सोप्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, कलर होते हैं, परफ्यूम्स होती हैं। यानी कि टॉयलेट सोप्स क्या होती हैं भाई, कलरफुल हो सकती है, उनमें स्मेल जो होती है वो अच्छी होती है, टू मेक मोर अट्रैक्टिव, उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो टॉयलेट सोप भी सोप ही होती है, ये भी डिटर्जेंट नहीं होता है। तो ना ऑप्शन ए होगा ना बी होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं भी, ऑप्शन नंबर सी, ग्लिसरीन सोप। तो जो ग्लिसरीन सोप होती है इसमें ग्लिसरीन को ऐड किया जाता है। और इसका यूज़ मतलब इसको क्यों ऐड किया जाता है, ग्लिसरीन सोप का पर्पज़ क्या होता है, टू मतलब स्किन और एनिमल जो भी प्लांट जिनके लिए भी बनाई जाती है उनको उनकी स्किन को अच्छा रखने के पर्पज़ से ग्लिसरीन को ऐड किया जाता है, क्योंकि स्किन के लिए क्या होता है भी, ग्लिसरीन अच्छा होता है। तो ये भी डिटर्जेंट नहीं है। तो ना ही ऑप्शन ए होगा, ना ही बी होगा, ना ही सी आएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा है अपने पास। क्या आएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, लॉन्ड्री सोप। तो लॉन्ड्री सोप क्या होती है अभी, इट इज़ एन सिंथेटिक इट इज़ अ सिंथेटिक डिटर्जेंट। ये क्या होता है, सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है। और इसका काम क्या होता है, यूज़ फॉर क्लीनिंग क्लॉथ्स। और ये क्या रहते हैं अभी, अफेक्टेड रहते हैं, यानी कि सॉफ्ट वाटर में हार्ड वाटर में दोनों में ये एक्ट कर सकता है। दोनों में ही ये अच्छा इसका क्लीनिंग एक्शन होता है, चाहे वो सॉफ्ट वाटर हो या फिर हार्ड वाटर हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी टॉपिक आपको करना है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपके सिलेबस में अच्छे से मेंशन है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन लिखा है, इट मीन्स आपको मॉलिक्यूल्स किए हुए हो सकते हैं एज एन एग्जांपल, और फिर वो आपको क्या है पूछ सकता है कि इसकी शेप क्या है या फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना है। और इस टॉपिक के ऊपर हमने एक वीडियो में क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हुआ है कि आप किसी भी सब्सटेंस की हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। देखो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको बेसिक आइडिया तो होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तभी आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट उस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी हाइब्रिडाइजेशन और शेप को आइडेंटिफाई करने में। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, जो जिसके लिए आइडेंटिफाई करना है, मिथाइलियम आयन। तो मिथाइलियम आयन क्या है, CH3 पॉजिटिव। ये किससे बना है देखो, मिथेन से। मिथेन क्या है, CH4।
यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है, तो यहाँ पर क्या है, जब भी एक हाइड्रोजन को मतलब एक एटम को वहाँ से रिमूव करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, ऐसे सेम यहाँ पर हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया है तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये क्या बन गया, यहाँ पर आयन बन गया, मिथाइलियम आयन बोलेंगे इसे। अब देखो कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। और इसके वैलेंस शेल की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p2, तो यहाँ पर इसका वैलेंस शेल क्या है, ये है, सेकंड है। और यहाँ पर इसके पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। तो इन केस ऑफ ये जो मीथेन है CH4 है, तो देखो 4 कार्बन अवेलेबल है ना, तो इस तरह से यहाँ पर क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है और ये यहाँ पर इसकी क्या है भाई, शेप बन जाती है। ठीक है, ये बन गया। यहाँ पर कौन सी शेप होती है, ये टेट्राहेड्रल, कौन सी होती है भाई, टेट्राहेड्रल होती है। अब क्या हुआ है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है तो ये हाइड्रोजन चला गया, तो ये क्या बन गया, यहाँ पर CH3 पॉजिटिव। तो अब यहाँ पर इसके पास क्या है, पॉजिटिव है, मतलब कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। अब यहाँ पर +1 का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब कार्बन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए वैलेंस शेल में, ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करेगा और हाइड्रोजन के साथ शेयर करके बॉन्ड बना लेगा। और यहाँ पर क्या लगाएंगे, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो देखो अभी कैसी शेप है, कि कैसी शेप बन गई, देखो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लानर। ठीक है, क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लानर। क्योंकि ये ट्राइगोनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 3 साइड है और ये प्लानर स्ट्रक्चर है, प्लेन में बन रहा है, तो ये क्या क्या बोलेंगे इस शेप को, ट्राइगोनल प्लानर। और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी भाई, sp2, क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगी इसकी, sp2। तो यहाँ पर देखो कौन से ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ट्राइगोनल प्लानर आपको देखो 2 ऑप्शन में गिवन है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो सॉरी भाई, ये नहीं, ये यहाँ पर देखो प्लानर आपको बी में और डी में गिवन है, बट हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं आएगी, क्या आएगी, sp2 आएगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर देखो sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किसकी होगी, मीथेन की होगी। अगर यहाँ पर उसने किसकी पूछी होती, CH4 की पूछी होता क्वेश्चन में, तब आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन बताते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, देखो आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल गिव्स टर्बिडिटी वेरी सून विद लुकास रिएजेंट। तो देखो लुकास रिएजेंट के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि कौन से सब्सटेंसेस, कौन से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो लुकास टेस्ट देते हैं और कौन से कंपाउंड नहीं देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप वो एक वीडियो भी देख लोगे ना लुकास टेस्ट वाली, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। छोटी सी वीडियो, आई थिंक 15-20 मिनट की होगी, मैक्सिमम हाफ आवर की लगा लो। अगर आपने वहाँ से कर लिया तो आपको एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। तो देखो लुकास टेस्ट क्या होता है, बेसिकली अल्कोहल के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं हम, अल्कोहल के लिए करते हैं। और यहाँ से देखो आपका सिलेबस ना फॉर TGT साइंस जो इशू हुआ है, DSSB ने दिया है, वो सिलेबस आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन ना मैच होता है एज इट इज़ NVS और EMRS के एग्ज़ाम से। तो EMRS में यहाँ से लुकास रिएजेंट से ना क्वेश्चन आया हुआ था, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका भी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लुकास रिएजेंट जो टेस्ट होता है, इसे हम लुकास टेस्ट भी बोल देते हैं। लुकास रिएजेंट के हेल्प से जो टेस्ट करते हैं, दैट इज़ लुकास टेस्ट। और ये किसकी डिस्टिंग्विश के लिए होता है, अल्कोहल के लिए। किसके डिस्टिंग्विश को, किसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है, अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है। अब यहाँ पर ना हम अल्कोहल की 3 कैटेगरीज पढ़ते हैं, डिफरेंट, कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। तो ये हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली प्राइमरी अल्कोहल क्या होंगे, देखो जैसे CH3, CH2OH, जिस भी कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके पास क्या होने चाहिए, 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। या फिर आप बोल सकते हो वो क्या है, नेक्स्ट जो है एक ही कार्बन से बॉन्डेड होना चाहिए। तो देखो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन किससे बॉन्डेड है, डायरेक्टली OH फंक्शनल ग्रुप से। और इसके पास क्या, देखो ये वाला जो कार्बन है इसके पास 2 हाइड्रोजन है, और ये वाला जो नेक्स्ट वाला कार्बन है, ठीक है, ये क्या है, एक ही कार्बन से बॉन्डेड है। तो ये कौन सा अल्कोहल बना है यहाँ पर, प्राइमरी अल्कोहल। ऐसे देखो सेकेंडरी अल्कोहल क्या बन सकता है, CH3, यहाँ पर C और ये CH3, H और यहाँ पर क्या है, OH आ गया। अब देखो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। कैसे बनेगा, जिस भी कार्बन पे क्या लगा है, फंक्शनल ग्रुप लगा है, OH ग्रुप लगा है, तो इस वाले कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है क्या भी, OH ग्रुप। अब इस वाले कार्बन के पास यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होने चाहिए थे, 2 हाइड्रोजन। इन केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होना चाहिए, 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखो एक ही हाइड्रोजन है। या फिर आप इन टर्म्स ऑफ कार्बन कैसे देख सकते हो कि जिस भी कार्बन से फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड है, वो वाले कार्बन जो है वो क्या है, नेक्स्ट 2 कार्बन से बॉन्डेड होना चाहिए। तो 2 कार्बन से बॉन्डेड है नेक्स्ट, तो यानी कि 2 कार्बन से होगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन होना चाहिए था। तो ये क्या बन गया यहाँ पर, सेकेंडरी अल्कोहल। ऐसे क्या होता है अपने पास, टर्शरी अल्कोहल होता है। तो टर्शरी अल्कोहल में क्या होता है, देखो
ये इस तरह से एक एग्जांपल लिया हमने टर्शरी अल्कोहल का ये। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन से बॉन्डेड है, इस वाले कार्बन से। तो जिस भी कार्बन से फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड है उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ज़ीरो हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है इस वाले कार्बन के पास। तो और साथ में ही क्या आप इन टर्म्स ऑफ कार्बन कैसे डिफाइन कर सकते हो कि जिस भी कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगाया वो वाला कार्बन डायरेक्टली 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होना चाहिए। तो देखो ये वाला जो कार्बन है ये अदर 3 कार्बन से बॉन्डेड है ये। तो ये क्या है, यहाँ पर 3 कार्बन से भी बॉन्डेड है। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल। आप किसी एक से चेक कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन आपको दोनों चेक करने हैं। ये सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी को या तो हम हाइड्रोजन की टर्म्स में देख सकते हैं या फिर कार्बन की हेल्प से भी देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, पता लग सकता है आपको। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दोनों बता दिए हैं। तो देखो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लुकास रिएजेंट क्या होता है। तो लुकास रिएजेंट क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ जिंक क्लोराइड प्लस में HCl। यहाँ पर क्या होता है, ये मिक्सचर होता है किस किस का भी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और जिंक क्लोराइड होता है। इसके मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। तो सिंपल देखो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि लुकास रिएजेंट क्या होता है, ठीक है, सिंपल आपको दे दिया। तो यहाँ पर ऑप्शंस कुछ भी होंगे तो उसमें से जहाँ पर भी आपको ये वाला मतलब मिक्सचर दिखाई देता है तो वो क्या बन जाएगा आपका लुकास रिएजेंट। फिर देखो सिंपल सा क्वेश्चन एक ऐसा बन सकता है यहाँ पर कि लुकास रिएजेंट जो होता है वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं, किसके डिस्टिंग्विश टेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो किसके लिए यूज़ करते हैं, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, या फिर सिंपली ऑप्शन में अगर आपको अल्कोहल दिया है तो अल्कोहल। अब यहाँ पर देखो ये एक्ट कैसे करता है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट ही बताती हूँ, आप लुकास रिएजेंट वाली लुकास टेस्ट वाली वीडियो को देखना अच्छे से समझने के लिए। तो यहाँ पर देखो जब आप ये जिंक क्लोराइड प्लस कंसनट्रेटेड HCl के सॉल्यूशन को मिक्सचर को ऐड करते हो यहाँ पर, या फिर आप बोल सकते हो लुकास रिएजेंट को ऐड करते हो, तो यहाँ पर क्या होगा, इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल जो टर्बिडिटी होती है ना वो क्या होती है, अभी टाइम लेकर अपीयर होती है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं टर्शरी से। टर्शरी में आपके पास देखो 3 टेस्ट ट्यूब है, आपके पास क्या है 3 टेस्ट ट्यूब है। आपको नहीं पता किस में प्राइमरी अल्कोहल है, किस में सेकेंडरी है, किस में टर्शरी अल्कोहल है। क्या किया, जिस भी टेस्ट ट्यूब में सपोज यहाँ पर टर्शरी है, यहाँ सेकेंडरी है और यहाँ प्राइमरी है, तो तीनों में क्या है अल्कोहल है, बट अल्कोहल का नेचर डिफरेंट है, एक में टर्शरी है, एक में सेकेंडरी और एक में प्राइमरी है। तो जब आप टर्शरी अल्कोहल में लुकास रिएजेंट को ऐड कराते हो, मिक्सचर ऑफ जिंक क्लोराइड और कंसनट्रेटेड HCl को ऐड कराते हो, तो क्या होता है, इमीडिएट टर्बिडिटी अपीयर्स होती है। क्या होता है, इमीडिएट टर्बिडिटी अपीयर्स होती है। जैसे आप इस मिक्सचर को ऐड करोगे एकदम से टर्बिडिटी अपीयर्स होती है। टर्बिडिटी का क्या मतलब है, आप सस्पेंशन बोल सकते हो। वाइट कलर का क्या है, क्लाउडी कुछ आपको सोल्यूशन में दिखेगा। यहाँ पर ये क्या होता है, क्लियर सोल्यूशन होता है, एकदम से वाइट सस्पेंशन दिखाई देते हैं, उसे हम टर्बिडिटी बोल देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इमीडिएट टर्बिडिटी दिखाई देती है। इन केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, जब आप ऐड करते हो तो फ्यू मिनट्स के बाद, आप बोल सकते हो 4 to 5 मिनट्स अप टू 10 मिनट्स तक क्या होता है, टर्बिडिटी अपीयर्स होती है। टर्बिडिटी अपीयर्स होगी, ऐसा नहीं है नहीं हो रही है, बट क्या है कुछ मिनट्स के बाद अपीयर होगी। तो वो क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल होता है। और प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, जो रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी अपीयर्स नहीं करता है। हीट करते हो जब आप अपीयर हो सकती है, ठीक है, हीट करने पर अपीयर हो सकती है, बट एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नहीं होती। यहाँ पर क्या था, तीनों ही हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे करके देखा, मतलब रूम टेम्परेचर पे करके देखा। टर्शरी में इमीडिएट टर्बिडिटी अपीयर हुई, सेकेंडरी में फ्यू मिनट्स के बाद, और प्राइमरी में अपीयर ही नहीं हुई। तो इस तरह से आप क्या है डिस्टिंग्विश कर सकते हो। भाई जिसमें एकदम से हो गई उसे आपने बोल दिया टर्शरी अल्कोहल, जिसमें हुई ही नहीं है उसे बोल दिया आपने प्राइमरी अल्कोहल, और जिसमें फ्यू मिनट्स के बाद 4 to 5 मिनट्स के बाद अप टू 10 मिनट्स तक हो गई है तो उसे आपने क्या बोल दिया, सेकेंडरी अल्कोहल्स। तो यहाँ पर देखो जो आपको ऑप्शंस गिवन है ना, इसमें से आपको अब यहाँ पे क्या पता चला, कौन से अल्कोहल मतलब कौन से अल्कोहल क्या है ज़्यादा रिएक्टिव इन नेचर है टुवर्ड्स द लुकास रिएजेंट। तो क्या होते हैं टर्शरी, फिर होते हैं सेकेंडरी, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव क्या बनेगा, प्राइमरी। तो अब देखो हम यहाँ पर अपने ऑप्शंस को देखते हैं आंसर को करने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो आपको क्या गिवन है, C3H7OH। तो C3 मतलब 3 कार्बन का यहाँ पर क्या है अल्कोहल है, तो ये बना दिया इस तरह से। अब H7 है, H7 यहाँ पर वैलेंसी कंप्लीट कर दूँ, 3 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर भी 2 आ गया। तो ये देखो कौन से नेचर का बन गया है, कैसा अल्कोहल बना है, प्राइमरी अल्कोहल। अभी बताया मैंने कि OH जब डायरेक्टली बॉन्डेड होता है कार्बन से और उसके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं तो दैट इज़ प्राइमरी अल्कोहल। तो ये तो आएगा नहीं, क्योंकि उसने तो बोला है ना कि वेरी सून। तो वेरी सून का मतलब क्या है कि एकदम से टर्बिडिटी अपीयर हो गई, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट देखो आपको क्या गिवन है, CHOH और फिर CH3 का ट्वाइस है। तो ऐसे में देखो आपको कैसे स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखना होता है।
ये वाला जो CH है ना, इस CH के साथ आपको CH3 का ट्वाइस दे रखा है, मतलब कि इस CH के साथ यहाँ पर ये CH3 इस तरह से है, 2 टाइम्स है। और यहाँ पर क्या है, ये OH। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है और ये डायरेक्टली इस कार्बन से बॉन्डेड है। इस कार्बन के पास यहाँ पर देखो कितने हाइड्रोजन है, 1। इट मीन्स दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। भाई सेकेंडरी अल्कोहल में टर्बिडिटी अपीयर्स होती है बट वेरी सून नहीं होती है, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। फिर देखो ऑप्शन नंबर C, तो ऑप्शन नंबर C में आपको क्या गिवन है, देखो CH3 का थ्राइस और फिर COH। तो यहाँ पर C है तो इट मीन्स इस कार्बन के ऊपर 3 CH3 इस तरह से लगे हुए हैं, तो यहाँ पर ये बना दिया ऐसे, और यहाँ पर क्या आ गया, OH आ गया। तो इस कार्बन से डायरेक्टली देखो ये वाला कार्बन बॉन्डेड है और इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इट मीन्स ये क्या है, टर्शरी अल्कोहल है। और हमने क्या देखा कि टर्शरी अल्कोहल क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये इमीडिएट टर्बिडिटी को अपीयर कराते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भी, ऑप्शन नंबर C। ये वाला स्ट्रक्चर आप खुद ओपन करके देखना और कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन से टाइप का अल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी या फिर टर्शरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो फिर हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई पेपर का लेवल अच्छा है, ईजी है बट अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है आपको, एक क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑन हीटिंग गिव्स अ रेजिड्यू 44.1% ऑफ इट्स मास, द फॉर्मूला ऑफ दैट सॉल्ट इज़। क्या दिया हुआ है देखो आपको कि एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, उसको आपने हीट किया। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर मॉइस्चर है, वहाँ पर क्या है अभी, वाटर मॉलिक्यूल है उस सॉल्ट के साथ। वो वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं ना। तो वही क्या है, हाइड्रेटेड सॉल्ट है, उसे आपने हीट किया और हीट करने के बाद जो रेजिड्यू है वो बच गया है। कितना रेजिड्यू बचा है, 44.1% ऑफ इट्स मास, यानी कि टोटल जितना भी हाइड्रेटेड सॉल्ट था। सपोज आप हाइड्रेटेड सॉल्ट की अमाउंट मान लो x, ये क्या है यहाँ पर हाइड्रेटेड सॉल्ट है, इसके साथ यहाँ पर क्या था, वाटर। अब यहाँ पर जब आपने इसे हीट किया तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया है, x बच गया है। तो ये जो x बचा है ये क्या बचा है, इस x का, यानी कि ये जो हाइड्रेटेड सॉल्ट था ना, इसका 44.1% बचा है। कितना बचा है, इस x का जो भी मास था उसका 44.1% रेजिड्यू बचा है। तो यहाँ पर जो रेजिड्यू है, रेजिड्यू तो ये है क्योंकि यहाँ से वाटर क्या हो गया है, क्या हो गया अभी, उड़ गया है। तो यानी कि रेजिड्यू तो ये है, तो इस रेजिड्यू का मास कितना दिया हुआ है, देखो आपको 44.1% ये दिया हुआ है इस हाइड्रेटेड सॉल्ट का। अब यहाँ पर क्या है, ये जो इसकी टोटल अमाउंट में कितनी मान लेती हूँ इस सॉल्ट की, यहाँ पर 100, कितनी मान ली मैंने, 100। तो यहाँ पर अगर इतना रेजिड्यू लेफ्ट है, अगर इतना रेजिड्यू लेफ्ट है और वाटर इवेपोरेट हो गया, तो बाकी की जो अमाउंट है, अगर यहाँ पर ये टोटल 100% है और इतना रेजिड्यू लेफ्ट हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर वाटर कितनी अमाउंट में था, वाटर कितनी परसेंटेज में था, 100 में से माइनस कर दूँ तो ये कितना आएगा, यहाँ पर 55.9% ऑफ वाटर। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है, अगर ये 100% है तो इसके मास का कितना भी 44.1%, तो क्या है यहाँ पर रेजिड्यू बच गया है, यानी कि हीट करने के बाद जो सॉल्ट बचा है, जो सॉलिड मास बचा है वो क्या है यहाँ पर 44.1%, और जो वाटर है वो कितना है अभी 55.9% है। आगे इतनी बात समझ में। आप देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर ऑप्शंस को आप देखो, सब क्या है, सोडियम सल्फेट की ही यहाँ पर आपको सॉल्ट गिवन है। इट मीन्स यहाँ पर आपको Na2SO4 तो कॉमन है, सिर्फ क्या आइडेंटिफाई करना है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली कितने आएंगे ये आइडेंटिफाई करना है। तो देखो यहाँ पर Na2SO4 का मास कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि ये सब में कॉमन है। तो Na2SO4 का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 मोल्स है सोडियम के, तो यानी कि एक सोडियम का मास कितना होता है 23, तो 2 इंटू में 23 प्लस में यहाँ पर क्या है, एक सल्फ़र है, एक सल्फ़र का मास कितना होता है 32, प्लस कितनी ऑक्सीजन है 4, एक का होता है 16, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 16, और जब आप ये ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई 142 ग्राम आ गया। तो सोडियम सल्फेट का जो मास है 142 ग्राम। तो यानी कि इस सॉल्ट के अंदर यहाँ पर देखो यही तो बचा होगा Na2SO4, ये रेजिड्यू बचा होगा क्योंकि ऑप्शन सब में क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रेजिड्यू है वो ये है, ठीक है। अब बाकी की अमाउंट क्या है, इसमें वाटर है, तो यहाँ पर क्या है, ये 142 है। अब उसने क्या बोला है, ये जो इसका मास है ना वो क्या है, x का 44.1% है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसे ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, 44.1% ऑफ x इज इक्वल टू में कितना आया है, 142 आया है। भाई अगर टोटल देखो, फिर से समझा रही हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर टोटल 100% था और उसकी अमाउंट को, मतलब मैंने यहाँ पर x बोल दिया, इसको क्या बोला, इस सॉल्ट का नाम x बोला है, तो x का 44.1% जो है वो क्या है, रेजिड्यू है।
यही तो बोला है कि 44% रेजिड्यू बच गया है उसके मास का। तो यानी कि अगर x उसका टोटल मास आएगा, ठीक है, x क्या है उसका टोटल मास आएगा, तो यहाँ पर उसका 44.1% ही तो रेजिड्यू है। और यहाँ पर रेजिड्यू जो बनेगा वो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट। देखो सारे ऑप्शन में क्योंकि सेम है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 44.1 अपॉन में 100, क्योंकि परसेंटेज लगाए, इंटू में x इजिकल टू में 142। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 142 मल्टीप्लाई में 100, और यहाँ पर क्या है ये 441, और ये ऊपर 10 चला जाएगा। और आप जब इसे सॉल्व करोगे ये आएगा कुछ 321 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो इसको मैंने अप्रोक्स करके यहाँ पर लिख दिया है 322, इतना आ गया यहाँ पर। तो यानी कि ये जो x है, x मास आपने किसका लिया था, हाइड्रेटेड सॉल्ट का लिया था। x मास किसका लिया था अभी, हाइड्रेटेड सॉल्ट का लिया था। तो यानी यहाँ पर जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 322 ग्राम। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वाटर निकालना है, वाटर की अमाउंट पता करनी है। तो मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स पता करने हैं। तो मॉलिक्यूल्स पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट देखेंगे कि कितनी आती है। तो देखो यहाँ पर वाटर की अमाउंट, अगर देखो टोटल मास हाइड्रेटेड सॉल्ट का इतना आया है 322, कितना आया है 322, और उसमें जो रेजिड्यू है, रेजिड्यू का मास कितना आया 142। तो इसे आप माइनस कर दो, आपके पास क्या है, वाटर की अमाउंट आ जाएगी कितनी भाई 180 ग्राम। कितनी आ गई 180 ग्राम। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, मोल्स ही हैं वाटर की, कि यहाँ पर कितने हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखो मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर मास की टर्म्स में हम कैलकुलेट करेंगे। तो मास की टर्म्स में जो मोल्स होते हैं क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यानी कि जिसकी भी हम बात कर रहे हैं उस मॉलिक्यूल का मोलर मास आ जाएगा, मोलिकुलर मास आ जाएगा। तो यहाँ पर गिवन मास कितना है 180 ग्राम। और एक वाटर मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो कितना होता है, देखो एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो 2 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस में 16, कितना आ गया भाई 18। तो डिवाइड में कितना आ गया 18, कैलकुलेट करोगे तो कितना आ गया आपके पास 10 मोल्स। कितने आ गए भाई यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स 10 मोल्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा कैलकुलेटिव था और बट अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि थोड़ा मतलब आउट ऑफ वैसे चला गया है, बट एक बार देख लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको जो सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो ये टाइट्रेशन से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, तो यहाँ से शायद क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपके सिलेबस में दिया हुआ भी नहीं है। तो देखो एक बार करते कैसे इस क्वेश्चन को। फिनोफ्थलीन इज़ नॉट अ सुटेबल इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन बिटवीन डैश एंड डैश। यहाँ पर आपको क्या बोल रखा है कि फिनोफ्थलीन, हमें पता ही है क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है, बट यहाँ पर सूटेबल इंडिकेटर नहीं है टाइट्रेशन करने के लिए। टाइट्रेशन आप 11th-12th में पढ़ते हो, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पे भी करते हो, तो आपको पता होगा कि टाइट्रेशन क्या होती है। तो यहाँ पर देखो टाइट्रेशन क्या है, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं कि किसके साथ हम नहीं कर सकते फिनोफ्थलीन इंडिकेटर का यूज़ करके। तो देखो इनमें से एक ऑप्शन बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्या भी, ऑप्शन नंबर डी, ऑक्जेलिक एसिड एंड एसिडिफाइड KMnO4। अब यहाँ पर इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि जो ये KMnO4 है ना, ये क्या है, एक सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। ये पर्पल कलर का होता है, आपने देखा ही होगा, ये क्या होता है, पर्पल कलर का होता है। ये खुद ही क्या है, एक इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है। जो फिनोफ्थलीन है ये एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, कलरलेस होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में क्या रहता है भी, कलरलेस रहता है। और बेसिक सॉल्यूशन में ये क्या करता है, पिंक कलर शो करता है। बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर आता है इसका, लाइट पिंक, बेबी पिंक कलर, ऐसा कुछ होता है कब, बेसिक सॉल्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है, मिसल्स इन एक्वस सॉल्यूशन अबव क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन आर फॉर्म बाय। यहाँ पर ये जो टॉपिक है आपको सॉप वाले टॉपिक से ही मिलेगा। सॉप और डिटर्जेंट्स में हम पढ़ते हैं कि मिसल फॉर्मेशन होती है। तो देखो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉप के वो क्या होते हैं अभी, सोडियम और पोटाशियम के सॉल्ट होते हैं ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहीं से इस लाइन से 2021 में क्वेश्चन पूछे गए थे कि सॉप्स क्या होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स में, वो सॉरी इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में। फिर क्या बता रखा है कि जो सॉप मॉलिक्यूल होते हैं टेडपोल शेप स्ट्रक्चर होते हैं। टेडपोल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, इस तरह से, मतलब कि हेड और टेल होता है इसमें। एक एंड पे क्या होता है, लॉन्ग पोलर एंड होता है, नॉन पोलर एंड होता है सॉप मॉलिक्यूल के। वो जो नॉन पोलर एंड होता है दैट इज़ हाइड्रोकार्बन पार्ट विच इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर। वाटर तो पोलर इन नेचर होता है, हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होता है, तो ये वाटर में सॉल्यूबल तो बनेगा ही नहीं जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है, बट ये ऑयल में सॉल्यूबल होता है। फिर जो इसका दूसरा एंड है, दूसरा एंड क्या होता है, शॉर्ट पोलर एंड होता है, पोलर है वो,
क्योंकि उसके ऊपर चार्ज होते हैं। और सोप मॉलिक्यूल का देयर इज़ ए कार्बोक्सिलेट आयन, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है कि वाटर लविंग होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं बट इनसॉल्युबल इन ऑयल। जो यहाँ पर ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट था ये सोल्यूबल ऑयल में था, और जो यहाँ पर ये पोलर एंड है इसका, ये क्या है, ऑयल में इनसॉल्युबल है। सोप ऑन मिक्सिंग विद वाटर, जब आप सोप को मिक्स करते हो वाटर के साथ तो क्या है, एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनता है कोज फॉर्मिंग। आपने देखा ना, फोम बन जाते हैं, लेदर झाग बोलते हैं जिसे, वो बन जाते हैं जब आप सोप और वाटर को मिक्स करते हो। तो जो लॉन्ग नॉन पोलर एंड रहता है सोप का, नॉन पोलर एंड का क्या मतलब है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, वो क्या करता है, ग्रेविटेट्स टूवर्ड्स एंड सराउंड द डर्ट। उसके चारों तरफ क्या होती है, सराउंड जो डर्ट होती है वो सराउंडिंग में आ जाती है, मतलब उसको उसके साथ चिपक जाती है। एंड एब्जॉर्ब द डस्ट इन इट, और क्या करता है, डस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, हाइड्रोकार्बन पार्ट। द शॉर्ट पोलर एंड, जो पोलर एंड रहता है विद कार्बोक्सिलेट आयन, पोलर एंड पे क्या होता है, कार्बोक्सिलेट आयन होता है। टर्न्स द वाटर अवे फ्रॉम द डर्ट, वो क्या करता है, वो वाटर जो रहता है उसको डर्ट से दूर करता है, क्योंकि वो क्या करेगा, वाटर को अट्रैक्ट करेगा। वाटर को अट्रैक्ट करने का काम कौन करेगा, कार्बोक्सिलेट आयन करेगा। तो स्फेरिकल एग्रीगेट ऑफ सोप मॉलिक्यूल इज फॉर्म, तो इस तरह से कुछ हो जाता है। जैसे ये डर्ट मॉलिक्यूल है तो इसके चारों तरफ तो क्या है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट आ गया, ये जो चेन सी है ना, ये क्या है, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन पार्ट है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर नॉन पोलर है जो डर्ट है, और ये भी क्या है, यहाँ पर नॉन पोलर पार्ट है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। और ये जब इस तरह से बन जाता है ना, इस तरह से सराउंडिंग में आ जाते हैं, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, मिसल, इसे ही हम क्या बोलते हैं, मिसल बोलते हैं। ये मिसल फॉर्मेशन हो गया है। तो द सोप मॉलिक्यूल डज हेल्प इन डिजॉल्विंग द डर्ट इन वाटर एंड वी कैन वॉश द क्लॉथ क्लीन। तो ये मिसल फॉर्मेशन हो गया है। तो अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये जो मिसल फॉर्मेशन होती है ना, ये कब होती है, इसी के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर देखो किसके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम बोलते हैं CMC। तो एक बार इसको और देख लेते हैं कि क्या होता है, फिर अपना आंसर देखेंगे। तो ये क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन क्या होता है, द लोएस्ट कंसंट्रेशन एट विच मिसल्स फर्स्ट अपीयर इज कॉल्ड द क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन फॉर मिसल फॉर्मेशन। यानी कि वो वाला कंसंट्रेशन जब मिसल बनना स्टार्ट ही होती है, यानी कि वो कंसंट्रेशन, देखो मिसल मतलब क्या कि झाग बनना स्टार्ट ही होंगे, यानी कि डर्ट के साथ वो क्या है, रिएक्ट करना, रिएक्ट तो नहीं बोल सकते, मतलब कंबाइन ही होंगे। तो वो क्या है, एग्रीगेट होना जब जब स्टार्ट ही करते हैं, उसी पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन बोलते हैं। और जो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन होती है इज़ द पॉइंट एट विच सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल एग्रीगेट टुगेदर इन द लिक्विड टू फॉर्म ग्रुप्स नोन एज मिसल। अब ये बोल रहा है कि जिस पॉइंट पे ये कंसंट्रेशन क्या होती है, मिलना स्टार्ट करती है सरफेस पे, ठीक है, क्लॉथ के सरफेस पे, तो उसी की वजह से ये क्या बन जाता है, मिसल बन जाता है। लोएस्ट कंसंट्रेशन यानी कि जब ये होना स्टार्ट ही करेंगे, ये जैसे डर्ट मॉलिक्यूल है, इसको जब ये अट्रैक्ट करना स्टार्ट ही करेंगे ना, उस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, अभी क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन बोल रहे हैं। तो अब देखो ये जो ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं ना, इनमें सोप का आपको एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, बाकी है ही नहीं। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी। ये यूरिया है, ये अल्कोहल है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर एक ही तो ऑप्शन है, इसी में तो फिर मिसल कंसंट्रेशन बनेगी और किसी में बनेगी नहीं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। भाई सोप ही तो बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया। ऐसा क्वेश्चन भी देखो, मतलब ऐसा भी टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है कि ऐसा कुछ आएगा, बाकी भाई देखो पता नहीं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हैलोअल्केन गिवन है। क्या है यहाँ पर, एक ही हैलोअल्केन गिवन है और इसकी रिएक्शन आप कर रहे हो अल्कोहलिक क्यूएच के साथ। यहाँ पर देखो 2 क्यूएच के सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के, एक होता है एक्वस क्यूएच और एक होता है अल्कोहलिक क्यूएच। तो जब आप अल्कोहलिक क्यूएच की हैलोअल्केन के साथ रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर ये क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब नाम से ही पता चल रहा है एलिमिनेशन मतलब कुछ एलिमिनेट होगा। एलिमिनेट होने का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, मतलब कि कुछ क्या है यहाँ पर बाहर निकलेगा। बट इन केस ऑफ एक्वस क्यूएच क्या होता है, यहाँ पर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है। तो आप इसे क्या बोल सकते हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन मतलब क्या है, सब्सटीट्यूट होगा। तो सपोज़ यहाँ पर अगर ये क्या होता, एक्वस क्यूएच होता, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाता, ये जो OH है, ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, यहाँ पर ये Cl नेगेटिव को क्या कर देता, सब्सटीट्यूट कर देता। तो यहाँ पर अगर ये एक्वस क्यूएच होता तो रिएक्शन कैसी होती, मतलब प्रोडक्ट अपना बन जाता CH3 CH2 CH2 OH। सो दिस रिएक्शन इज़, आप बोल सकते हो कि क्या है, ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। बट यहाँ पर उसने क्या पूछा है, मतलब इस अल्कोहलिक क्यूएच के साथ पूछा। तो अल्कोहलिक क्यूएच क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। कैसे होगी देखो रिएक्शन, CH3 CH2 CH2 Cl प्लस में अल्कोहलिक KOH
तो ये रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। यहाँ पर देखो इस वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रीअरेंज करके मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH, यहाँ पर ये क्या है H, मतलब CH2 है तो यहाँ पर CH लिखा और एक H लिखा और यहाँ पर क्या है ये CH2Cl। अब ये अल्कोहलिक OH की प्रेजेंस में क्या करेगा, ये क्लोरीन और इस वाले कार्बन का, यानी कि जिस भी कार्बन से हैलोजन बॉन्डेड है उससे नेक्स्ट वाले कार्बन से, आप इसे क्या बोल सकते हो, बीटा कार्बन। ये यहाँ पर क्या है अल्फ़ा कार्बन, तो अल्फ़ा कार्बन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे। अल्फ़ा क्या होता है, जिसके साथ भी डायरेक्टली क्या है कोई ग्रुप अटैच होता है। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है वो इस वाले कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, डैट इज़ अल्फ़ा। इससे नेक्स्ट वाला कार्बन बीटा बनेगा। अल्फ़ा कार्बन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, बीटा कार्बन के पास बीटा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पर क्या है, बीटा कार्बन के पास से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा विद दिस क्लोरीन। तो यहाँ पर ये इस तरह से जाएगा, तो यहाँ से देखो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3CH। एक बॉन्ड तो यहाँ पर ऑलरेडी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भी, एक और बॉन्ड आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, यहाँ पर अल्कीन बन गई। तो यही प्रोडक्ट देखो आपको दिया हुआ है, यहाँ पर गिवन है। तो क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भाई, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो रही है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ देखो, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन आ गया है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन तो मुझे लगता ही नहीं कि बिल्कुल भी आने के चांसेस है, बट मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँगी क्योंकि अब ये PYQ क्वेश्चन है, इसलिए एक बार डिस्कस कर लेंगे। बट अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता, ना आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ना 21 में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, ना मतलब नहीं आएगा यहाँ से क्वेश्चन, ना बहुत ही मतलब रेयरली चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो देखो क्या दिया हुआ है, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, सपोज़ हम ऐसा मान लेते हैं कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो है वो X है, क्या है X है। और यहाँ पर क्या बोला है उसने कि एक अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करता है और 2 बीटा पार्टिकल एमिट करता है। तो अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस को ही हम अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं। तो ये क्या होता है, हीलियम का जो मास होता है डैट इज़ 4 और एटॉमिक नंबर क्या होता है 2 होता है। अब बोला है 2 बीटा पार्टिकल, एक अल्फ़ा है और 2 बीटा है, तो 2 बीटा यानी कि एक बीटा पार्टिकल, मैं बताती हूँ कैसे लिख सकते हैं। तो बीटा पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास 0 और चार्ज क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या है, एक अल्फ़ा पार्टिकल गया है, 2 बीटा पार्टिकल गया है, तो जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगी, डॉटर न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, जिससे स्टार्ट होगा डैट इज़ पेरेंट, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसे इन्होंने क्या बोला है, डॉटर न्यूक्लियस। तो देखते हैं डॉटर न्यूक्लियाई क्या होंगे, आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन, ये जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, देखो ये कोई एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, दैट इज़ पेरेंट न्यूक्लियस। और जो इसके लिए यहाँ पर मास नंबर है वो हमने लेट कर लिया A है, और एटॉमिक नंबर को हमने यहाँ पर Z से डिनोट कर दिया है। अब क्या बोला है उसने, एक अल्फ़ा जाएगा, एक अल्फ़ा जाने का मतलब क्या है कि यहाँ से एक हीलियम न्यूक्लियस निकलेगा, मतलब कि 4 मास और 2 एटॉमिक नंबर डिक्रीज़ हो जाएगा। इट मीन्स आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि A में से 4 मास तो उसका कम हो गया है। A क्या है यहाँ पर मास नंबर है ना, Z क्या है यहाँ पर एटॉमिक नंबर है। तो जब उसमें से हीलियम न्यूक्लियस निकल गया है, तो हीलियम न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि जिसके पास 4 एटॉमिक मास होता है और 2 एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये इस तरह से कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर उसने क्या बोला है, बीटा पार्टिकल एलिमिनेट हुआ है। तो बीटा पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है ये, इस तरह से। अब ये एक बीटा पार्टिकल एलिमिनेट हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का कोई चार्ज तो है नहीं, इट मीन्स मास नंबर तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, मास नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, ये इतना ही। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -1 Z-2 ये ऐड होगा, कितना आ जाएगा अभी Z-1। ये क्या करते हैं हम यहाँ पर ऐड करते हैं, क्या करते हैं अभी यहाँ पर ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। यहाँ पर जो भी इसका ये -1 है, इसको ऐड करेंगे तो Z-2 + 1 क्या बन जाएगा यहाँ पर Z-1। तो यहाँ पर क्या आ गया, इसका एटॉमिक नंबर ये आ गया। फिर एक और बीटा पार्टिकल एलिमिनेट हुआ है, क्योंकि उसने कितने बोले हैं क्वेश्चन में, 2 बोला है। तो यहाँ पर जब ये एक और जाएगा तो अगेन क्या होगा, देखो X जो है इसका मास नंबर तो चेंज नहीं होगा, बट Z-1 इसका एटॉमिक नंबर मतलब +1 करते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। क्या आ गया, एटॉमिक नंबर Z आ गया। अब देखो मास नंबर तो चेंज हो गया है, बट एटॉमिक नंबर पेरेंट का और जो डॉटर न्यूक्लियाई है डैट इज़ डॉटर न्यूक्लियाई, तो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई का जो एटॉमिक नंबर है वो कैसा है, सेम है। कैसा है भाई, सेम है। तो जिनका भी एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, उन्हें आप क्या बोलते हो भाई, आइसोटोप बोलते हो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये पीरियोडिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और पीरियोडिसिटी जो है आपको क्लास 11th के अकॉर्डिंग करना है। 10th वाला बेसिक है, वहाँ से क्वेश्चन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो देखो क्या गिवन है आपको, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन इन किलोजूल पर मोल इज़। यहाँ पर आपको ये डाटा गिवन है।
डाटा का सीक्वेंस बताना है इन एलिमेंट्स के लिए कि कौन सा करेक्ट है। बेसिकली आपको यही अरेंज करने हैं एलिमेंट्स, किसके अकॉर्डिंग, इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है अभी, एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम, यानी कि किसी भी एटम से, किसी भी आइसोलेटेड गैशियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी यूज़ होती है दैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर अब उसने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात की है, मतलब कि जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे, फिर इसके बाद आप सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी, थर्ड को करोगे तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। बट यहाँ पर हम किसका सीक्वेंस लगाएंगे भाई, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का। एलिमेंट्स देखो आपको कौन कौन से गिवन है, इन्हें लिखो, इनका एटॉमिक नंबर लिखो, कन्फिग्रेशन लिखो, फिर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो सोडियम इज़ 11, मैग्नीशियम इज़ 12, एल्युमिनियम इज़ 13 एंड सिलिकॉन इज़ 14। कन्फिग्रेशन लिखते हैं, सिर्फ आउटर वाली कन्फिग्रेशन लिखूंगी, इनर वाली नहीं लिख रही, वैलेंस वाली लिखती हूँ मैं यहाँ पर। तो सोडियम की क्या होगी 3s1, मैग्नीशियम की कितनी बनेगी 3s2, एल्युमिनियम की कितनी आएगी यहाँ पर 3s2 3p1, और यहाँ पर क्या है अभी, ये आएगी 3s2 3p2। ये सिर्फ वैलेंस वाली लिखी है, यहाँ पर सब में क्या आ जाएगा अभी, नियोन आ जाएगा। यहाँ पर सब में क्या है, नियोन आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे जो कन्फिग्रेशन इससे पहले वो किसके जैसी है, जैसी नियोन की होती है सेम वैसी। तो हमें सिर्फ फोकस इस पे करना है, वैलेंस शेल पे, इसलिए सिर्फ मैंने वैलेंस शेल वाली ही कन्फिग्रेशन को लिखा था पहले। तो देखो ये क्या है, आपने क्या देखा कि ये क्या बन रहा है, पीरियड बन रहा है। क्या बन रहा है अभी, पीरियड बन रहा है। लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हो तो सब में क्या है, थर्ड शेल में ही इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स है कौन से पीरियड के दिए हैं, अभी आपको थर्ड पीरियड के दिए हुए हैं। तो लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो साइज़ क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज़ क्या होता है अभी, डिक्रीज़ होता है। साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, साइज़ स्मॉल होता जाता है। रीज़न क्या होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द सेम शेल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं सेम शेल में ऐड होते जाते हैं 1 by 1, और जो न्यूक्लियर चार्ज रहता है वो इंक्रीज़ होता जाता है, जिसकी वजह से जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग बनती है, साइज़ क्या होता जाता है, डिक्रीज़ होता जाता है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो साइज़ का ट्रेंड बनेगा वो क्या बनेगा, सोडियम का सबसे ज़्यादा साइज़ होगा, सिलिकॉन का यहाँ पर सबसे कम साइज़ आएगा, ठीक है, ये बनेगा यहाँ पर। अब देखो ये तो साइज़ की बात हो गई। अब ऐसे ही अगर हम यहाँ पर टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो जो साइज़ के साथ रिलेशन होता है आयनाइजेशन एनर्जी का, वो क्या होता है, इन्वर्स होता है। क्या होता है, इन्वर्स। अगर साइज़ स्मॉल है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। कैसे, देखो साइज़ छोटा होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को, आयनाइजेशन एनर्जी है क्या, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की, इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली एनर्जी। भाई अब जितना छोटा साइज़ होगा मतलब अट्रैक्शन उतनी स्ट्रॉन्ग होगी इलेक्ट्रॉन के साथ, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या है, उतना ही डिफ़िकल्ट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट है तो इट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है अभी, इंक्रीज़ हो रही है। तो लेफ़्ट टू राइट जब साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता जाता है, डिक्रीज़ होता जाता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। सेम ऐसे ही टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी, साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। भाई यहाँ पर साइज़ क्या है, एटम का बड़ा होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या है, दूर होती जाएगी, दूर होती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को आप इजीली रिमूव कर सकते हो, मतलब कि कम एनर्जी लगेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है अभी, यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है। अब देखो तो यहाँ पर क्या है, ये इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट बनेगा, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर क्या है, सोडियम, सोडियम का साइज़ अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो आपने लिखा है और ये जो देखा है ट्रेंड देखा है आयनाइजेशन एनर्जी का, क्या है, सोडियम का साइज़ यहाँ पर सबसे बड़ा बनेगा, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। और ये तो क्या होता है अभी, ग्रुप 1 में होता है, तो ग्रुप 1 तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सोडियम का साइज़ इन सारे एलिमेंट्स में से क्या है, सबसे ज़्यादा होगा। क्या होगा, सबसे ज़्यादा। अब देखो जिसके लिए साइज़ बड़ा है आयनाइजेशन एनर्जी उसके लिए क्या है, सबसे कम है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो किसकी होगी, सोडियम की। एक बात तो हो गई यहाँ पर क्लियर। अब देखो लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन लेफ़्ट टू राइट में मोस्ट राइट में आया है, जो यहाँ पर आपने डाटा लिखा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये क्या है, वैसे तो इसके बाद ग्रुप 17 आएगा सबसे ज़्यादा लास्ट में, बट ग्रुप 18 होता है, बट वहाँ पे अलग केसेस चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ग्रुप 17 तक ही लास्ट बनेगा, बट यहाँ पर हम सिलिकॉन वाला देख रहे हैं, सिलिकॉन तक देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, सिलिकॉन का साइज़ इन चारों एलिमेंट्स में से क्या बनेगा, सबसे छोटा बनेगा। क्या बनेगा, सबसे छोटा। इट मीन सबसे ज़्यादा इन चारों में से जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो किसके लिए ज़्यादा आएगी, सिलिकॉन के लिए आएगी। इतनी बात हो गई क्लियर। सोडियम की सबसे कम, सिलिकॉन की सबसे ज़्यादा, क्योंकि सिलिकॉन क्या है, इन सब में सबसे छोटा होगा।
देखो यहाँ पर जो हमारा एक्सपेक्टेड ट्रेंड है वो ऐसा कुछ बनेगा साइज़ के अकॉर्डिंग कि भाई सोडियम की यहाँ पर क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, सिलिकॉन की क्या है भाई सबसे ज़्यादा होगी। तो इट मीन सोडियम से ज़्यादा किसके लिए आएगी आयनाइजेशन एनर्जी, मैग्नीशियम की, और मैग्नीशियम से ज़्यादा किसकी आएगी, एल्युमिनियम की, और इससे भी ज़्यादा होगी सिलिकॉन की। ये हमारा क्या है, एक्सपेक्टेड ट्रेंड है। ये क्या है, हमारा एक्सपेक्टेड ट्रेंड है, बट ये रॉन्ग है। ये क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पर एक्सेप्शन है, क्या, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के केस में। सोडियम और सिलिकॉन के लिए तो ठीक है, सोडियम तो यहाँ पर सबसे बड़ा ही आएगा साइज़ में जो एलिमेंट्स लिखे हैं। तो सोडियम के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी आएगी वो क्या होगी भाई, सबसे कम आएगी। क्या आएगी, सबसे कम आएगी। तो ये तो बात यहाँ पर ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर इसके बाद सिलिकॉन के लिए जो आएगी वो सबसे ज़्यादा आएगी। अब इन दोनों में क्या चीज़ चेंज हुई है, तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव कहाँ से होगा, 3s में से। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या है, 3s में से रिमूव होगा। आपको पता है s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं, 2। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इसमें, 2 रह सकते हैं। तो अगर वो पेयरिंग में है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो आप थोड़ा आराम से रिमूव कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर साइज़ भी बड़ा है और ऊपर से एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन क्या है, ईजिली रिमूव हो जाएगा। मतलब इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी आएगी वो क्या आ जाएगी भाई, सबसे कम आ जाएगी। अब देखो इन केस ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या है, सोडियम के कंपैरिजन में साइज़ क्या हो गया है, सोडियम के कंपैरिजन में मैग्नीशियम का साइज़ क्या हो गया भाई, यहाँ पर स्मॉल हो गया है। क्या हो गया है, स्मॉल हो गया है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3s1 से 3s2, मतलब यहाँ पर क्या है, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब पेयरिंग हो गई। अगर पेयरिंग हो गई तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या है, डिफ़िकल्ट। तो इसका मतलब ठीक बात है भाई, सोडियम से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा मैग्नीशियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना, इसलिए यहाँ पर मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की एनर्जी है वो क्या आई है भाई, ज़्यादा आई है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। क्या देखना है आपको, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की एनर्जी कंपैरिजन करनी है। तो यहाँ पर देखो जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो कहाँ से जाएगा, 3s2 में से जाएगा। यहाँ पे कहाँ से जाएगा, 3p1 में से जाएगा। तो देखो यहाँ पर तो पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन है भाई, 3s2 में तो क्या है, ऑर्बिटल इस तरह से है, यहाँ पर तो पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन है। बट इन केस ऑफ 3s2 3p1 क्या है, यहाँ पर ये 3s2 है और यहाँ पर क्या है, ये 3p1 है। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या है, ईजी होगा भाई। ये तो यहाँ पर एक मतलब p ऑर्बिटल में है और प्लस में क्या है, सिंगल है, और यहाँ पर क्या है, ये पेयरिंग में है। तो इट मीन्स यहाँ पर 3s2 में से या फिर 3p1 में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होगा। ऑब्वियस सी बात है 3p1 में से। तो इसका मतलब एल्युमिनियम और मैग्नीशियम में से किसके लिए एनर्जी ज़्यादा होगी, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम में से किसके लिए एनर्जी ज़्यादा आएगी भाई, मैग्नीशियम के लिए ज़्यादा आएगी। किसके लिए आएगी, मैग्नीशियम के लिए ज़्यादा आएगी। आगे ना बात समझ में, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा, 3p1 में से, यहाँ से कहाँ पे, 3s2 में से। तो यहाँ पर तो पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन है, तो s में से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या आएगी, एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम ज़्यादा होगी। तो एल्युमिनियम से कम है, तो एल्युमिनियम को जब आप यहाँ लिखोगे तो एल्युमिनियम से कम होने का मतलब क्या है कि मैग्नीशियम की ज़्यादा है। तो साइन कैसा होना चाहिए, ऐसा। देखो इसको अलग से लिखा हमने, समझाने के लिए ही लिखा है मैंने अलग से। एल्युमिनियम की कम आई है किससे, मैग्नीशियम से, मतलब कि मैग्नीशियम की ज़्यादा है। तो आप जब यहाँ पर एल्युमिनियम लिखोगे, एल्युमिनियम का सिंबल लिखोगे, ट्रेंड बनाओगे, तो एल्युमिनियम की कम आनी चाहिए। तो कम तो तब आएगी ना जब मैग्नीशियम की साइड ऐसे साइन बनाओगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया, और ये तो हमें पता ही है सिलिकॉन की क्या आएगी सबसे ज़्यादा। यहाँ पर क्या है, 3p1 है, यहाँ क्या है, 3p2। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या है, साइज स्मॉल हो जाएगा ना, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ट्रेंड बनेगा किसका भाई, आयनाइजेशन एनर्जी का। अब देखो यहाँ पर तो आपको ऐसा कुछ ट्रेंड लगाना ही नहीं है एलिमेंट्स के टर्म्स में। कैसे लगाना है, एनर्जी की वैल्यूज़ दी हुई है आपको, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी हुई है। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर ये देख लो, अब जो ये डाटा गिवन है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का, इसमें से सोडियम की सबसे कम आनी चाहिए। तो इनमें से देखो सबसे कम वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 496। कौन सी है भाई, 496। तो देखो ये ऑप्शन तो बनेगा नहीं, बाकी इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अब सिलिकॉन की क्या आई है, मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी आई है। इट मीन्स इन चारों वैल्यू में से देखो ये वाली वैल्यू तो किसके लिए फिक्स हो गई, सोडियम के लिए। 496 किसके लिए फिक्स हो गई भी, सोडियम के लिए। अब इन 3 वैल्यूज़ में से जो बाकी 3 वैल्यूज़ बची है, इन तीनों वैल्यूज़ में से सिलिकॉन के लिए सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी यूज़ होगी। तो बड़ी वैल्यू देखो कौन सी है, 575 से बड़ी है क्या, 786। तो मतलब बी ऑप्शन भी यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। तो 786 किसके लिए फ़िक्स हो गई, सिलिकॉन के लिए फ़िक्स हो गई। आगे इतनी बात समझ में। अब बचा मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। तो अब क्लियर तो हो गया है, मैग्नीशियम की ज़्यादा आएगी एल्युमिनियम से। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ जो बची हुई है 575 और दूसरी है 737।
तो इन दोनों में से देख लो बड़ी वैल्यू कौन सी है 737। तो ये किसके लिए आएगी, मैग्नीशियम के लिए। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे ये वाली वैल्यू, फिर एल्युमिनियम के लिए क्या आ जाएगी यहाँ पर 575। तो देखो ऐसा कौन से ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, इट इज़ गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्या बन गया इसका करेक्ट आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पीजीटी में भी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये वाला क्वेश्चन देखो, अगर डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो फिर मतलब ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। तो इसको यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। ये मेटलर्जी वाले टॉपिक से क्वेश्चन है। आइसोलेशन जो हम करते हैं मेटल को प्योर करने के लिए, जो हम प्रोसेस को यूज़ करते हैं, मेथड्स यूज़ करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ देखो आपको, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ ओर पार्टिकल्स फ्लोट ऑन वाटर एट सरफेस इज वेटेड बाय पाइनोल। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि फ्रोथ फ्लोटेशन जो प्रोसेस होती है वो ओर को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर जब हम करते हैं तो वहाँ पर हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। और जो पार्टिकल्स रहते हैं ओर के, वो तो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं। एज सरफेस इज़ वेटेड बाय पाइन ऑयल, तो वहाँ पर हम पाइन ऑयल का भी यूज़ करते हैं। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो ये तो रॉन्ग है नहीं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि सिलिका इज़ यूज एज फ्लक्स इन द मेटलर्जी ऑफ आयरन। कि जो सिलिका है ना उसको हम यूज़ करते हैं एज अ फ्लक्स किसके प्रोसेस में, जब आप आयरन को प्योरीफाई कर रहे हो। तो आयरन को जब हम प्योरीफाई करते हैं ना, तो वहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, लाइमस्टोन। क्या यूज़ करते हैं अभी, लाइमस्टोन। ये सिलिका यूज़ नहीं करते। सिलिका किसकी मेटलर्जी प्रोसेस में यूज़ होता है, सिलिका यूज़ होता है कॉपर की। तो यही वाला क्वेश्चन क्या हो गया, मतलब ऑप्शन क्या हो गया अभी, रॉन्ग हो गया है। देखो सिलिका जो यहाँ पर फ्लक्स सब्सटेंसेस होते हैं, क्या होते हैं, जब ओर में से इम्प्योरिटी को रिमूव करना होता है तो वहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस को ऐड किया जाता है, जिसके साथ क्या है भाई, और एक सॉल्युबल मास बना ले। तो जिन सब्सटेंसेस को हम ऐड करते हैं उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स। और जो वो मिक्सचर बन जाता है दैट इज़ नोन एज स्लैग। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स होता है आयरन के केस में हम यूज़ सिलिका नहीं करते हैं। कौन सा यूज़ करते हैं, लाइमस्टोन। इन केस ऑफ आयरन जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एज ए फ्लक्स, वो क्या होता है, सॉरी कॉपर के केस में जो हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है भाई, सिलिका होता है। तो यहाँ पर यही वाला क्या आपको रॉन्ग दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है देखो, इन जोन रिफाइनिंग मेथड मोल्टन जोर कंटेनिंग मोर इम्प्योरिटीज़ देन ओरिजिनल मेटल। ये भी करेक्ट दिया हुआ है और ये भी बिल्कुल करेक्ट है। वेन आर्कल मेथड जो होता है जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए ही हम यूज़ करते हैं। और इससे इस वाली स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्ट में, फीमेल शिफ्ट में पूछा गया है, जो हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। तो यहाँ पर हमें पता चल गया क्या है भी, ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये पॉलीमर से क्वेश्चन है और पॉलीमर टॉपिक के ऊपर भी हमने पूरा थ्योरी और ये सब डिस्कस किया हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ इलास्टोमर्स। यहाँ पर आपको इलास्टोमर्स का पेयर आइडेंटिफाई करना है। क्या क्या ऑप्शंस गिवन है देखो, नियोप्रीन, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, फिर पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, टेफ्लॉन, ब्यूनाइन, ब्यूना-एस। ये ऐसे कॉम्बिनेशन में आपको पॉलीमर्स दिए हुए हैं और यहाँ पर इलास्टोमर्स का पेयर आइडेंटिफाई करना है। तो जो पॉलीमर्स है ना देखो, हम उनको डिफरेंट बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उनके सोर्सेज के बेसिस पे, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे। तो डिफरेंट बेसिस पे हम यहाँ पे क्या है, पॉलीमर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इलास्टोमर्स के बारे में पूछा है, ये कौन से बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। तो इलास्टोमर्स क्या होते हैं, जिनमें वीक क्या होता है, वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा भी, ब्यूना एन, ब्यूना एस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी। ये इलास्टोमर्स क्या होते हैं और कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, इन सबको आप डिटेल में अच्छे से समझना हो तो पॉलीमर वाली प्लेलिस्ट को देखना। वहाँ से ये सारा मतलब जो क्वेश्चन का वो है आपको क्लियर हो जाएगा कि नियोप्रीन क्या बनेगा, नाइलॉन 6 क्या बनेगा, ये सब कौन कौन से होते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलीमर चैप्टर से। तो यहाँ पर एंड होता है अपना आज का सेशन। और साथ ही 2018 में मेल शिफ्ट के 2 ही पेपर हुए थे और हमने दोनों ही पेपर को डिस्कस कर लिया है आज की क्लास के साथ। अब फीमेल शिफ्ट वाले पेपर बचे हैं जो 2018 में हुए थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। एक बार जब ये PYQ क्वेश्चंस की सीरीज़ जो है ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं ट्राई करूँगी कि हर टॉपिक की केमिस्ट्री वाले, सिर्फ केमिस्ट्री वाले पोर्शन का मैं ट्राई करूँगी कि 1 शॉट टाइप में हम चैप्टर डिस्कशन कर लें। बट अभी थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए अभी मैं PYQ क्वेश्चंस को ही मैनेज कर सकती हूँ। तो यहीं पे एंड करते हैं अपने आज के सेशन को, और पढ़ते रहना, रिवाइज़ करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।